So, students, welcome again into the part two which is type of chemical reaction. आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. दोस्तों, पिछले पार्ट में वीडियो में मैंने बताया था कि आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है. उसके बारे में मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और साथ साथ जितने भी टाइप के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को, वो भी सब बताया था. आज का वीडियो पार्ट 2 है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं एक बार बता देता हूँ. इसमें हम करेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसमें हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग टू द चैप्टर पार्ट 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्यों, ये आया कहाँ से, हम तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये कहाँ से आ गया. एक्चुअली फ्रेंड्स, होता ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अलग अलग टाइप्स होती है. कहीं पर एक ही सबस्टेंस से रिएक्शन हो जाती है, कहीं पर दो सबस्टेंस जोड़ के एक नया सबस्टेंस बनाते हैं, कहीं पर दो सबस्टेंस जोड़ करके आपस में कुछ नया बना लेते हैं और दो ही रहते हैं. तो इस तरह से हमने इन केमिकल रिएक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. इसी के बेस पे हमने बनाया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. उसमें से पहला हमारा आ रहा है, बहुत इजी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन, अब सबसे पहले वर्ड समझ लो, वर्ड का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है. आपको पता ही होगा कॉम्बिनेशन जो वर्ड आया होगा, ये आया है कंबाइन से. कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना. कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना. एडिशन, किसी चीज में कोई चीज जुड़ जाती है तो उसे हम कंबाइन होना कहते हैं, एडिशन कहते हैं. सो दीज आर द रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो होता क्या है, डिफाइन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन है द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन और जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टेंस. तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस कंबाइन होके या जॉइन होके एक सिंगल सबस्टेंस बनाए, एक सिंगल सबस्टेंस बनाए, उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ. सपोज एक सबस्टेंस आपका ए है और दूसरा सबस्टेंस बी है, और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक नया सबस्टेंस बना लिया ए बी, केवल एक ही सबस्टेंस बनाया. तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यस, बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल सही है. कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम. मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाँ, ये हमने पहले वाले पार्ट में देखा था. मैंने यही रिएक्शन से स्टार्ट किया था क्योंकि एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था. तो देखिए दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है. मैग्नीशियम जो है Mg सिंबल होता है. मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा. अब एक सबस्टेंस हमारे पास A मान लेते हैं, दूसरा सबस्टेंस हमारे पास B मान लेते हैं. तो A है हमारा मैग्नीशियम और O है O2 है हमारा, B सबस्टेंस है O2 ऑक्सीजन. अब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक नया सबस्टेंस बनाया AB मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर क्या हुआ, दो सबस्टेंस आपस में अलग अलग थे, जुड़े और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. तो इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर. ये भी मैंने बताया था. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सबस्टेंस है हाइड्रोजन, दूसरा सबस्टेंस ऑक्सीजन, दो सबस्टेंस है और आपस में जुड़कर केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O वाटर. तो एक सबस्टेंस ये रहा, दूसरा सबस्टेंस ये रहा, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है वाटर. तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज क्विकलाइम, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम. यस, यहाँ पर एक सबस्टेंस देखिए. अब आप कहेंगे सर ये तो दो हो गए CaO. जी नहीं, ये दो नहीं है, एक्चुअली ये एक ही है. हम इसको पूरे को एक साथ पढ़ते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारा सबस्टेंस A होगा, और इसने वाटर से रिएक्ट करी, ये सबस्टेंस हमारा B होगा. तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट तो होते हैं दो या दो से ज़्यादा, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो प्रोडक्ट होता है सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर से रिएक्ट करा तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बनता है. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यस, इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलिए दोस्तों, इसी रिएक्शन में आगे बताता हूँ. सपोज CaO रिएक्ट करता है CO2 गैस से, तब क्या बनेगा, राइट, ये बनेगा CaCO3. ये क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. आप मुझे बताइए क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉज कैल्शियम ऑक्साइड ने CO2 से रिएक्ट करा. भाई एक सबस्टेंस हमारे पास ये है,
ए बी सब्सटेंस, हम इसको मान लेते हैं, दो सब्सटेंस हो गए, दो रिएक्टेंट्स हो गए, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो तो पूरा एक ही है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो एक ही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी से समझिएगा। CH2 + Cl2 इज इक्वल ट्वाइस HCl, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस। यहाँ पर दो सब्सटेंस के नाम बताओ, जल्दी जल्दी से बनाओ। यस, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और इसने बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं, NH3 + HCl, क्या बनेगा? NH4Cl, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल ठीक, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि NH3 और HCl आपस में रिएक्ट करें और क्या बना है? NH4Cl, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ के जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज होना, यानी कि टूटना, छोटे छोटे पार्ट में टूटना। क्या होता है डीकम्पोज का मतलब? छोटे छोटे पार्ट में टूटना। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मेटल है वो डिकम्पोज हो गया, कोई मटेरियल है वो डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। सो यहाँ पर भी सेम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So these are the chemical reaction in which a single substance break down into two or more simple substances. तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि एक सबस्टेंस होता है, एक सिंगल सबस्टेंस होता है, वो टूटता है दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस में। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ टूटती है तो दो या दो से ज़्यादा ही प्रोडक्ट बनने हमें मिलने हैं। एक चीज़, अब एक चीज़ टूटेगी तो दो या दो से ज़्यादा ही मिलेंगे ना। सो बहुत ईजी है याद रखना। In this type of chemical reaction, it means in the decomposition reaction, a single substance break down to form two or more simple substances. So देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि एक सिंगल सबस्टेंस हमारे पास AB है, वो एक सिंगल सबस्टेंस है और वो टूट गया दो सबस्टेंस में, A और B में। सपोज हमारे पास कोई एक सबस्टेंस है ABC और वो टूट जाता है A + B + C में। सपोज हमारे पास एक और सबस्टेंस है AB2C और वो टूट जाता है A + B2 + C में। तो इस टाइप की रिएक्शंस भी हमारी क्या होंगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कुल मिला के मतलब यही है कि एक सिंगल जो सबस्टेंस होगा वो टूटेगा दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस में। सो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो दो पार्ट में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब हमने ये देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सबस्टेंस हमारे पास था, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, और लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो हमारे पास दो है। प्रोडक्ट्स कितने हमारे पास? दो हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी एक सिंपल रिएक्टेंट टूट गया है दो प्रोडक्ट्स में, यानी कि ये रिएक्शन हुई डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप इस तरह से पढ़ेंगे CaCO3 डीकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दोस्तों अब आता है टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के खुद के कुछ टाइप हैं। अब क्यों है इसका कारण समझिए। देखिए मैं मान लो मेरे पास एक मेटल की कोई रोड है, मेटल भी नहीं है, ग्लास रोड है, ग्लास की कोई मैंने एक रोड ले ली, ठीक है, और मुझे इसे तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे प्राइम फोर्स लगाना पड़ेगा और कुछ बेटर। व्हाट आई रिक्वायर्ड? एनर्जी। वेरी गुड। सो यहीं पे बस सारा खेल है दोस्तों कि मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस रोड को तोड़ने के लिए। तो आपको एक चीज़ समझिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम तोड़ ही तो रहे हैं, हम किस चीज़ को तोड़ रहे हैं, या वो टूट रही है या टूटना है उसका। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यस, क्योंकि हमें एनर्जी इसमें चाहिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो हम इसके टाइप भी एनर्जी के बेस पे करेंगे। हमें एनर्जी किस किस चीज़ से मिलती है? एनर्जी का मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी का मतलब क्या होगा? फिजिकल एनर्जी तो होगा ही नहीं कि भाई किसी पे हथौड़े से चोट मार दो और हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें यहाँ जो एनर्जी चाहिए वो ऐसी फॉर्म में चाहिए जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन में लगा सकें।
तो हमने एनर्जी ली तीन टाइप से। एक तो हमने ली उसे हीट करके, यानी हीट मतलब जैसे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय फायर और हीट। ओके, सो एक तो हमने ली हीट करके, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, फायर कर दो, हीट कर दो, हो गया। सेकेंड जो हमने एनर्जी ली उससे ली इलेक्ट्रिसिटी से। हमने किस चीज़ से ली? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी किस चीज़ को हम गर्म कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तीसरे टाइप की हम जो एनर्जी लेंगे वो हम लेंगे फोटो। फोटो मतलब सनलाइट से। फोटो मतलब वो नहीं सेल्फी वाला, कभी आप सेल्फी सोचो, वो नहीं है, सनलाइट है। तो यहाँ पे तीन टाइप की एनर्जी हमने ली है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। तो इन तीन टाइप से ही हमारे पास तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन निकल के आती है। सो पहली जो निकल के आती है वो आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय द हीट। सो थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हम हीट के थ्रू करते हैं। हीट का मतलब है डायरेक्टली या तो आप बर्न आउट कर लो या बस उसे कहीं से हीट प्रोवाइड कर दो, थोड़ा थोड़ा गर्म कर दो, या डायरेक्टली उसे आग के अंदर जला दो। तो कुल मिला के मतलब हीट सही है। तो जहाँ पर हम डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू करते हैं, हीट का मतलब उसको गर्म करके करते हैं। गर्म कैसे कर रहे हैं? बर्नर जला के, फायर करके, और किसी भी चीज़ के थ्रू जिससे हम हीट कर सकें। माइक्रोवेव के थ्रू अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो भी, इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जो हीट की जा रही है दोस्तों, ये थर्मल हीट ही तो है। इसे हमने कहीं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं कराई सॉल्यूशन बना के, हमने इसे सिंपल हीट कराया। तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम सिंपल किसी भी चीज़ को हीट करा के उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और एग्जाम्पल PbNO3 होल ट्वाइस। इसका नाम है लेड नाइट्रेट। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट भी है। लेड नाइट्रेट, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट कराते हैं, ये भी आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और इसको हीट कराइए। हीट कराने के बाद इसमें तीन चीज़ बनती है। एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, एक बनता है NO2 और एक बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ। PbNO2 O2 and 4 हो गया। सो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें बनी। देखिए, अब एक सबस्टेंस था, सिंगल सबस्टेंस था, उसको हमने हीट कराया, टेस्ट ट्यूब में लिया, नीचे बर्नर से उसे हीट करा दिया। तीन छोटे छोटे सबस्टेंस बन गए। तो ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हमने इसमें हीट कैसे कराई थी? हीट कराई थी, टेस्ट ट्यूब में लिया, बर्नर से हीट करा दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, ये जो एग्जांपल होगा, ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, क्योंकि इसमें हमने कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं किया, कहीं हमने सनलाइट को कोई यूज़ नहीं किया, हमने मैनुअली इसे टेस्ट ट्यूब में किया और फायर के थ्रू हीट करा के इसे गर्म करके इसका डिकम्पोजिशन कर दिया। ये एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। एग्जाम में जरूर आता है, एग्जाम में जरूर आएगा लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, और आगे के प्रोडक्ट आपको लिखने होंगे। प्रोडक्ट का बता देता हूँ, ये है लेड ऑक्साइड, ये है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लास्ट वाली क्या है? यस, ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकता है। एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है। एक और रिएक्शन देख लीजिए दोस्तों, FeSO4, इसका डिकम्पोजिशन देखते हैं। 2FeSO4 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, एक तो बनता है इसमें Fe2O3, एक बनता है SO2 गैस और एक बनती है SO3 गैस। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये जो डिकम्पोजिशन होता है, ये भी हीट के थ्रू होता है। ये भी किसके थ्रू होता है? हीट के थ्रू होता है। यहाँ पर जब आयरन सल्फेट को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसमें बनता है आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये भी आप किसका एग्जांपल देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो दोस्तों, थर्मल डिकम्पोजिशन आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब वही है इलेक्ट्रो से, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हम किसी का लाइसिस करते हैं यानी तोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। देखिए दोस्तों, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, तो ये दो पार्ट में बनता है, H2 में और O2 में।
अब यहाँ पर क्या हुआ, वाटर जो है वो टूट गया, ये तो क्लियर है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस जो है दो प्रोडक्ट में टूट गया। लेकिन ये रिएक्शन किसके थ्रू, ये रिएक्शन हुई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। दोस्तों आप वाटर को गर्म करो वो कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसमें डिकम्पोजिशन कराओगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो गैसेज में, एक हाइड्रोजन बनेगी और दूसरी ऑक्सीजन बनेगी। ओके, तो इस तरह का डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी के साथ और देखिए, अगर मैं NaCl को, मोल्टन NaCl को यानी पिघले हुए NaCl को डिकम्पोज करूँ थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसे एक टेस्ट ट्यूब में लूँ या फिर बीकर में लूँ और उसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज कराऊँ, तो ये दो पार्ट बनाएगा, एक बनाएगा Na पॉजिटिव का और एक बनाएगा Cl नेगेटिव का। तो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू NaCl का डिकम्पोज कराया है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी क्लियर होता है। आगे चलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी इन चीज़ों पे हम ना हीट करा के करा रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से करा रहे हैं, हम किसके थ्रू करा रहे हैं, सनलाइट। हाँ, सनलाइट के थ्रू भी रिएक्शंस होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सनलाइट के थ्रू रिएक्शन होती है। यस, सनलाइट के थ्रू रिएक्शंस होती है। तो सनलाइट के थ्रू कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखिए सनलाइट के थ्रू यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, यानी एक सब्सटेंस आपको मिलेगा और उसको सनलाइट में रख दो, आप उसके दो प्रोडक्ट बना दोगे क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो डिकम्पोज होकर किस में कंपोज हो जाएगा, एक तो सिल्वर मेटल बनाएगा और एक क्लोरीन गैस बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि सनलाइट के द्वारा केमिकल रिएक्शन हुई इसलिए इसे कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो देखते हैं रिएक्शन 2AgCl को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में इसे हीट करने दोगे, थोड़ा सा भी सनलाइट की प्रेजेंस में इसे रखोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा दो पार्ट में, एक सिल्वर बनेगा और एक क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होकर अलग हो जाएगी। इसी तरह से इसमें कंटिन्यू करके आप AgBr का भी देख सकते हो, दोनों एक ही फैमिली से हैं। 2AgBr इज इक्वल Ag क्या बनेगा और साथ में बनेगी ब्रोमीन गैस। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कराओगे तो बनेगा सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। सो स्टूडेंट्स ये थे तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। फर्स्ट था हमारे पास, कौन सा था फर्स्ट था हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका एक शॉर्ट नोट आप बना के रख लीजिए मेरी तरफ से। थर्मल में क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे पास हीट के थ्रू होता है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेकंड आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक ये होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ये तो इसके नाम से ही पता लग रहा है। और हमारे पास थर्ड आता है फोटोकेमिकल। इसमें थोड़ा सा आप भी चल सकते हैं अगर आप नई तरीके से नया नाम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिकल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये फोटोकेमिकल है। रिपीट करो, फोटोकेमिकल। तो ये होता है सनलाइट के थ्रू। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा कि थर्मल जो है वो हीट के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और जो फोटोकेमिकल है वो सनलाइट के थ्रू। चलते हैं आगे दोस्तों। अब डिकम्पोजिशन तो हो गया खत्म, अब आते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? So the chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। ये एक मज़ेदार टाइप की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये मैं आपको बता दूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन तो बनता है एग्जाम में, एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इसमें बन ही जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? अब दोस्तों एक अलग टाइप की रिएक्शन है। अब तक तो हम केवल सब्सटेंस को जोड़ रहे थे या तोड़ रहे थे, अब आते हैं उनमें कुछ मज़ेदार खेलने का। नया टाइम है, कुछ मज़ेदार करेंगे, कुछ मिक्सअप करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। दोस्तों एक बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। सपोज एक बॉल है और बी एक बॉल है, वो बास्केट में है, और ए ने क्या करा, इस बॉल पे जाके स्ट्राइक करा, और ये स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, बॉल तो आ गई बकेट से बाहर, लेकिन ए बॉल आ गई बकेट के अंदर। तो आपको कुछ चेंज दिख रहा है? हुआ क्या? हुआ ये है दैट ए डिस्प्लेसेस
ए डिस्प्लेसेस बी, ए बॉल ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गया। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होंगी उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को हटा के उसकी जगह पे आ जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि ए ने बी को हटाया? ऐसा भी तो हो सकता था कि बी अपनी जगह पे टिका रहे, ऐसा भी तो हो सकता है बी अपनी जगह पे टिका रहे, यस और नो? यस। तो ऐसा क्यों हुआ कि ए ने ही बी को हटाया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बी अपनी जगह पे टिका रहा? तो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन जरूर रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी दैट ए जो है ए विल बी मोर रिएक्टिव और यू कैन से इट ए शुड बी मोर स्ट्रेंथ। ओके, सो ए शुड बी मोर रिएक्टिव देन बी, जो ए होगा वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कंडीशन रहेगी, तब ये रिएक्शन होगी। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होगी जब कोई दूसरा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा पहले वाले मेटल से जिसे उसे डिस्प्लेस करना है। एक बात आ गई। दूसरी बात आती है कि डिस्प्लेस किया कहाँ से। देखो, डिस्प्लेस करने के लिए दोस्तों हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ये आपने वर्ड पढ़ा होगा और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं, सॉल्ट तो नमक होता है। एक्चुअली नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी मेटल का किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ना, वो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है। सपोज सॉल्ट जो होता है वो तो NaCl होता है, लेकिन अगर मैं KCl लिखूँ, ये भी तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम था वो क्लोराइड के साथ जुड़ गया, है सॉल्यूशन। अगर हम इसका वाटर में बना लें तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो क्या होगा, KCl का सॉल्ट सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर मैं कहूँ FeSO4 है, तो यहाँ आयरन का सॉल्यूशन है किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो आप ये कह सकते हैं इट इज फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ नमक से नहीं होता, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी मेटल जो अपने दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अपने आप में एक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई नया सब्सटेंस बना रहा है, उसको हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, जब आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे पानी में मिला करके। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि आपको ये चाहिए, इनकी डिटेल्स चाहिए, हाँ ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने बेस समझाया कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाएगा और खुद वहाँ पे आ जाएगा। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे ए है और एक सब्सटेंस है बी, हम ये कह सकते हैं कि बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो जब ए ने इसके ऊपर आके अटैक किया तो उसने बी को सेपरेट कर दिया और खुद एक्स के साथ जुड़ गया, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ खुद जुड़ गया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ए ज़्यादा रिएक्टिव है या बी? यहाँ ये वाला साइन आएगा, ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल, कौन सा आएगा? यस, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन, यानी ए जो है वो ग्रेटर रिएक्टिव है देन बी से। अच्छा लगा, वेरी गुड। तो ये बात क्लियर होगी दैट इनटू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। Example number 1. When iron nail is dipped into copper sulfate solution, iron displaces copper from its salt solution and form iron sulfate. जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, वो कॉपर को हटा देता है एंड फॉर्म आयरन सल्फेट, और खुद से बना लेता है आयरन सल्फेट। यहाँ से समझिए, ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का आपने सॉल्यूशन लिया, ये एक्वा सॉल्यूशन है यानी वाटर के साथ इसमें बनाया है, और ये ब्लू कलर का है। कौन से कलर का है? ब्लू। आपने इसमें एक आयरन नेल को कुछ टाइम के लिए रख दिया, डिप करके रख दिया। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन में, ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। तो ग्रीन कलर चेंज हो गया, तो अब आप ये देखेंगे कि इसका कलर जो है वो ब्लू से ग्रीन हो गया, तो ये केमिकल रिएक्शन तो हुई। लेकिन यहाँ पर ग्रीन हुआ क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट से और खुद बना लिया आयरन सल्फेट, और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। अब कॉपर ने क्या करा, कॉपर हो जाता है जो आयरन नेल होता है उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर लेयर बना लेता है ब्राउन कलर की। कैसे कलर की लेयर बनाता है? ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आयरन जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था किससे? कॉपर से। यस और नो? यस। So iron nail is dipped in copper sulfate solution. Iron displaces copper from its solution and form iron sulfate and copper.
तो फिर से बताया तो Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो आयरन react with copper sulfate which is of blue color, it form iron sulfate which is of green color and copper which form a layer of brown color on the iron nail। ये एक ब्राउन कलर की लेयर बनाया था। yes you can do this reaction into your home but इसके लिए आपको CuSO4 चाहिए। CuSO4 कहाँ से लेके आओगे आप? अगर आपको ये घर में भी करनी है रिएक्शन, अगर आप ये घर में करना चाहते हैं हो जाएगी, लेकिन आप CuSO4 कहाँ से लेके आओगे? चलिए ठीक है, इसके लिए बताता हूँ। आप इसे ना कॉलिन से परफॉर्म कर सकते हैं। कॉलिन आता है एक होम क्लीनर के टाइप सॉल्यूशन आता है, थोड़ा ब्लू सा ही होता है वो, ठीक है। या फिर ब्लू सैनिटाइजर ले लो कोई सा भी आप, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ब्लू आप सैनिटाइजर लीजिए, उसके थ्रू कीजिए। होम क्लीनर कॉलिन मतलब ब्लू सैनिटाइजर लीजिए, उसके थ्रू कीजिए, ये रिएक्शन हो ही जाएगी। इसमें आयरन नहीं लगेगा। हाँ, आप इसे ग्लास में लेना, कांच के ग्लास ले लीजिएगा। हाँ, मतलब कांच का जो ग्लास, कांच का ग्लास ही होता है, तो कांच का ग्लास लीजिएगा और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के पानी डाल के थोड़ा सा, और फिर आयरन नेल को डिप करके रखिएगा। हाँ, टाइम लेगा अप्रॉक्स 30 मिनट्स। इट विल टेक द टाइम ऑफ 30 मिनट्स मिनिमम। सो दोस्तों, हमने ये समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से समझिएगा। एक सब्सटेंस है AX, दूसरा सब्सटेंस है BY। इन्होंने आपस में रिएक्ट करी, इन दोनों की आपस में लड़ाई बच गई। अब लड़ाई बचने के बाद क्या हुआ, मज़ेदार बात ये है, ये एक्सचेंज हो गए। इनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने दल बदल लिया। एक तो जो A था उसके साथ तो Y आ गया और B के साथ हो गया X, ठीक है। फाइटिंग के बाद क्या हुआ, A के साथ Y आ गया और B के साथ आ गया X, तो इन्होंने दल बदल लिया। अब इस टाइप की रिएक्शन जिसमें जो दो कंपाउंड्स हैं आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लो और कोई नए कंपाउंड्स बनाए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड द फॉर्म्स टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाए, उन्हें कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए दोस्तों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ देखिए आप, BaCl2 था और इसने रिएक्ट करी Na2SO4 के साथ। भाई B एक मेटल है, Na एक मेटल है, Ba के साथ एक सॉल्ट है Cl2 और Na के साथ सॉल्ट है SO4। तो जब इन्होंने आपस में रिएक्ट करी, इनकी लड़ाई जब आपस में हुई, तो बी ने क्या करा, बी ने सल्फेट को अपनी ओर कर लिया। कहा भाई मेरा जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, देख ले मेरी तरफ आ जा, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरा 56 है। सोडियम ने कहा अरे तू मेरी तरफ आ जा, तू छोटा ही है ना, 35 है भाई, इनके बड़े बड़ों के चक्कर में नहीं बढ़ते, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो सोडियम के साथ चला गया Cl, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ दोनों आयंस ने अपने जो आयंस है वो एक्सचेंज कर लिए, जो इनके आयंस थे वो एक्सचेंज कर लिए। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों की साइड से हुआ। पहले वाली रिएक्शन में सिर्फ एक साइड से होता है, यहाँ दोनों की साइड से हुआ, इसलिए इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक और चीज़ की जरूरी जानकारी दे दूँ आपको दोस्तों, ये बना है बेरियम सल्फेट, जो इसका बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। ये PPT जो लिखा है ये होता है प्रेसिपिटेट के लिए, तो वाइट प्रेसिपिटेट। बिकॉज इन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, यस, अगर इन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इन रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जांपल आ जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखा होगा, तो आप यही वाला एग्जांपल लिख के आ सकते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। रिएक्शन मैंने बहुत ईजी रखी हुई है यहाँ पर। और इसके साथ दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हमारा वो होता है समाप्त। यहाँ पर मैंने 4 टाइप की रिएक्शन आपको बताई है। पहली बताइए कॉम्बिनेशन, एक बार समरी देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, कंबाइन और जॉइन। यस, कंबाइन, जॉइन और एडिशन। किस तरह से देख सकते हैं, A प्लस B इज इक्वल AB। दूसरी हमारी क्या थी, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में हमने क्या किया दोस्तों, डिकम्पोजिशन में हमारे पास क्या था बताओ। यस, ब्रेक
डाउन। तो ब्रेक डाउन किसका हुआ, जैसे कोई एक सब्सटेंस है उसका ब्रेक डाउन हुआ और वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, अगर कोई बड़ा सब्सटेंस था तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। तीसरी रिएक्शन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यस मोल रिएक्टिव। ये जरूर लिखना है, इसमें ऐसे नहीं लिख देना कि सिंगल सब्सटेंस डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट, नहीं, ये जरूर लिखना है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस यस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और कहाँ से करता है, ये पूरा ही लिख के आना है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यस, ये पूरा आप लिखोगे तभी आपको इसमें नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये आप कंडीशन नहीं बताओगे मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, वरना तो दोनों एटम आपस में लड़ते हैं, फिर कौन हट रहा, कोई भी नहीं हटेगा। इसके लिए मैंने किस तरह से बताया था, लाइक ए बी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी, यानी कि जो ए था यहाँ पर आप कंडीशन दिखा सकते हो, जो ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल बी एक्स प्लस ए वाई, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या था यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। ठीक है, उसके साथ हाँ पीपीटी भी था। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई भी रिएक्शन वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो, सिर्फ प्रेसिपिटेट बन रहा, उस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों पार्ट 2 की समरी मैंने आपको बता दी है। 2 पार्ट हमारे इस चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 1 पार्ट ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड है, 2nd पार्ट हमारा खत्म हो चुका है और पार्ट 3 अब नेक्स्ट आने वाला है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक नीचे है, आपको पता लग जाएगा। और आप इसके लास्ट में एक QR कोड स्कैन आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, QR कोड को स्कैन कीजिए और आप हमारे YouTube के चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से आपको लाइव क्लास का भी पता लग जाएगा और बाकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। एक स्कैन कोड और आएगा जिसमें आपको व्हाट्सएप का नंबर और कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, मैं मिलूँगा आपसे उन्हीं वीडियो में।